हेलो, वेरी गुड इवनिंग। और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में ही चैप्टर देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके मेंबर का चुनाव कैसे हुआ, इसने कितने दिनों के भीतर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया, आज हम इस सब डिटेल्स में चर्चा करेंगे इस बारे में। और ब्रिटिश किंग और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में बारी बारी से यहां पर शासन रहा है, पहले 1773 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर शासन रहा और उसके बाद ब्रिटिश किंग ने डायरेक्ट इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन या पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। और इस समय में, इस दौर में भारतीय संविधान का छोटा छोटा एक तौर के, एक छोटे छोटे चैप्टर के रूप में डेवलपमेंट भी होता जा रहा था। लेकिन गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में यह कहा था कि इंडियंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडियन के द्वारा ही बनाया जाएगा। लेकिन एम एन रॉय 1934 में पहले व्यक्ति थे। एम एन रॉय इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं और एम एन रॉय ने 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड की थी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1934 में एम एन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग करी। यानी उन्होंने ये कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए जिसके द्वारा संविधान का निर्माण और आगे की पूरी प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से यह कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी है। और इस बात का लगभग हमेशा, अब इसके बाद 1935 के बाद 1937 में, 38 में, 39 में लगातार जब भी कांग्रेस का सेशन होता था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की हमेशा से डिमांड की जाती थी। अब क्या हुआ कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, है ना। उसके बाद 1940 में जब भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हो रहा था तो भारत को मनाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1 अगस्त प्रस्ताव लाया गया था जिसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग को स्वीकार किया था। यानी कि संविधान सभा, भारत के लिए जिसने संविधान बनाना था, उसकी मांग पहली बार अगस्त प्रस्ताव में, कब, 1940 में, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि वो भारतीयों के लिए क्या बनाएंगे, एक संविधान का निर्माण करेंगे। इसके बाद आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब ये डिमांड एक्सेप्ट किया गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया ही किया जाएगा। और वो मौका था 1942 का क्रिप्स मिशन। 1942 का क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार ऑफिशियली रूप से, आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। हालांकि ये पॉइंट भी नोट करने वाला है कि अगस्त प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपनी अपनी वजहों से नेग्लेक्ट कर दिया था और क्रिप्स मिशन भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा ही रिजेक्ट ही कर दिया गया था। इसके बाद संविधान सभा के गठन की बात फाइनली रूप से जो एक्सेप्ट की गई वो थी 1946 में, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया होगा, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। कैबिनेट मिशन के द्वारा यह कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसका काम होगा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। अब कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, कैबिनेट मिशन के क्या क्या प्रावधान थे, वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, कैबिनेट मिशन ने फाइनली रूप से, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किस कमीशन या किस मिशन के तहत किया गया, तो वो था कैबिनेट मिशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का निर्माण की जब बात आई तो पहला ये आया कि संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया कहां से शुरू होगी, इसमें वोट कौन देंगे, उसके मेंबरों का चुनाव कौन करेंगे, और इस पर ही हम आगे डिबेट करने वाले हैं। तो जरा आगे ध्यान दें। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में, अगर हम ये देखें तो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के गठन की बात कही और यह कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने लोग होंगे, 389 लोग होंगे। पहला पॉइंट, टोटल कितने लोग होंगे, 389 लोग होंगे।
और इस 389 लोगों में से अगर हम इन 389 लोगों में से देखेंगे तो 296 मेंबर जो आएंगे वो आएंगे 11 प्रांतों से, 11 स्टेट, 11 प्रांतों से प्लस 4 कमिश्नरी स्टेट जो थे, 4 कमिश्नरी राज्य। अब ये कौन कौन से कमिश्नरी राज्य थे ये हम पहले बता चुके थे। और इसके अलावा बाकी जो मेंबर थे यानी कि 93 जो मेंबर थे वो आएंगे देसी रियासतों से, ये आएंगे देसी रियासतों से। ठीक है, ये मेंबर थे और कुल टोटल कितना होना था, इन्होंने 389 मेंबर होना था। अब जरा ध्यान दें, प्रश्न आया कि इनका चुनाव कैसे होगा, तो ये कहा गया कि इनका चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। पहली बात, चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कुछ फॉर्मेशन डायरेक्शन देखें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैबिनेट मिशन में यह कहा गया कि 1937 में भारत में जो 11 राज्य थे उन सभी 11 राज्यों में क्या हुए हैं, चुनाव हुए हैं। उन सभी 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उन राज्यों में किसका निर्माण हुआ है, विधानसभाओं का निर्माण हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। और इन विधानसभाओं के सदस्यों का जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो किसके द्वारा किया गया है, जनता के द्वारा। यानी जो ये एमएलए हैं यहां पर स्टेट में, ये जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ये एमएलए हैं, इनका चुनाव किसके द्वारा किया गया है, जनता के द्वारा किया गया है। सब लोग ध्यान दें। और अब ये एमएलए किसका चुनाव करेंगे, ये एमएलए करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी जो 389 लोग जो मेंबर जो बनने वाले हैं उनका निर्माण करेंगे। अगर मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, ये संविधान सभा है, तो इसमें टोटल कितने लोग चुने जाएंगे, 389। और अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। इन एमएलए के द्वारा ये 389 लोग चुने जाएंगे, ये इसलिए ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इलेक्शन कैसे हुआ है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने गए हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने गए हैं। और इन 389 लोगों में पहला, अभी भारत और पाकिस्तान दोनों अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान तो दो अलग देश 1947 में बनेंगे, तो ये इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों के ही मेंबर हैं अभी। वैसे अभी कैबिनेट मिशन ने तो ये खारिज कर दिया था कि पाकिस्तान एक अलग बनेगा, और अभी पाकिस्तान का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपको ध्यान में रखने के लिए बता दे रहा हूं कि आगे इन्हीं मेंबर में से पाकिस्तान भी कुछ मेंबर जाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक। और जरा ध्यान दें, इन 389 मेंबर में हमने कैबिनेट मिशन वाली वीडियो में बताया था कि एक सदस्य लगभग कितनी लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा एक मेंबर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मेंबर बराबर 10 लाख में। अब आप जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं कितना अनुमान था लगभग। ठीक है, आप जरा ध्यान दें, इनका चुनाव हुआ और चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चुनाव हुआ, जो कैसे हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, चुनाव कैसे हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ। क्लियर हो गया। अब देखिए, अच्छा, चुनाव सिर्फ कितने लोगों का होना था, 296 लोगों का, क्योंकि बाकी लोग कहां से आने थे, नॉमिनेट होके आने थे देसी रियासतों से। यह हम कैबिनेट मिशन में बता चुके हैं। तो 296 लोगों का इलेक्शन होता है। अब जरा सब लोग ध्यान दीजिए, 296 लोगों का जब इलेक्शन होना होता है, यहां पर हम अलग सिरे से समझा लेते हैं। 296 लोगों का क्या होना है, चुनाव होना है, क्योंकि 389 में से 93 लोगों ने नॉमिनेट होकर आना है, नामांकित होकर आना है प्रिंसली स्टेट, रजवाड़ों से। और ब्रिटिश सरकार ने यह कहा हुआ था उनको कि आप चाहे चुनाव करके भेजिए, चाहे नामांकन नॉमिनेट करके भेजिए, ये आपके ऊपर है, इस पर हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको कैसे मेंबर भेजने हैं। लेकिन 296 लोगों का क्या होना था, चुनाव। अब चुनाव में क्या क्या हुआ जब देख लेते हैं। चुनाव में यह हुआ, कांग्रेस, मुस्लिम लीग,
दो पार्टी, इन दोनों ही पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलना था और जो वोट मिला वो इस प्रकार से मिला। कांग्रेस को इसमें से वोट मिला 208 सीटें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी सीटें मिली? 208। और मुस्लिम लीग को मिली 73। अब आप ये देख लीजिए कि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितना था। फिर अगला निर्दलीय, निर्दलीय जो थे यानी जो किसी पार्टी से नहीं ले, जो इंडिपेंडेंट थे, उनकी संख्या थी 8। वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी थी? 8। और जो और छोटी पार्टियां थी जैसे यूनियनिस्ट पार्टी होगी, किसान प्रजा पार्टी हो गई, उनकी जो छोटी पार्टियां जो थी उनको सीटें मिली कितनी? 7। और ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? 296। और इसमें से 4 कहां से आने थे? 4 तो आप जानते हैं, 4 जो मेंबर आने थे वो आने थे कमिश्नरी स्टेट से, कमिश्नरी राज्य से। यानी आप कमिश्नरी राज्य ये मान लीजिए उस समय के क्या थे? उस समय के क्या थे टोटल, मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे 4, और उन 4 के नाम हम बता चुके हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कौन कौन से वो 4 राज्य थे। ठीक हो गया, इतने सदस्यों का चुनाव हो गया, 296 लोगों का चुनाव हो गया। अब जरा इसमें से देख लेते हैं हम कि कितनी महिलाएं थी और कितने एससी थे और कितने एसटी थे, ये देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बन जाता है कभी, तो जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें से जो यानी 296 में से 15 क्या थी? महिलाएं थी। क्लियर हो गया? कितनी महिलाएं थी? 15। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, 15 महिलाएं थी, यानी संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। अब संविधान सभा में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी नहीं थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। एससी थी 26 सीटें और एसटी थी 33 सीटें, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब जरा आगे ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ फेमस पर्सनालिटी नहीं थी, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनाव होकर नहीं गए, गांधी जी उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं गए, ये लोग नदारत थे वहां से। और इससे रिलेटेड हमने एक प्रश्न भी पूछा था आपसे बहुत पहले कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे और कौन कौन से नहीं थे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चुनाव हो गया, इतने लोगों का चुनाव हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इतने लोगों का लगभग क्या हो गया? चुनाव हो गया। अब ये पूरा का पूरा आपके पास सार है कि इनडायरेक्ट हुआ, इतने लोगों पर इतना था, इतने मेंबर थे। अब आए इसकी बैठक की बात कि इसकी बैठक, पहली बैठक कब हुई, उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, उसमें क्या क्या कार्यवाही हुई, इस सब बातें में चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा में 296 लोगों का चुनाव हुआ था, 4 कमिश्नर स्टेट से और सारे के सारे 11 प्रांतों से चुन के आए थे, ये हम पहले बता चुके हैं। अब जरा ध्यान दें, संविधान सभा की जब ये इलेक्ट हो गया तो इसकी बैठक, जुलाई अगस्त में चुनाव हो गए थे, इसकी पहली बैठक जो बुलाई गई, यानी इन पूरे लोगों का जो बैठक बुलाया गया वो बुलाया गया 9 दिसंबर 1946। कितने को बुलाया गया? 9 दिसंबर 1946। और उस समय 296 लोगों में से सिर्फ कितने लोग प्रेजेंट थे? 211 लोग ही प्रेजेंट थे। पहला सम्मेलन में अगर ये आए कितने लोग प्रेजेंट थे, तो कितने लोग प्रेजेंट थे? 211 लोग प्रेजेंट थे, यानी उपस्थित थे। अब देखिए कौन कौन उपस्थित नहीं था। पहला, मुस्लिम लीग प्रेजेंट नहीं थी। फिर 93 मेंबर ऑफ देसी रियासत, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासत थी वो प्रेजेंट नहीं थी। बस में ये इंपॉर्टेंट काम थे जो उस समय नहीं थे। आप देखिए ये नहीं थे और ये थे, इसीलिए उस समय चर्चिल ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया था। चर्चिल ने कहा, संविधान सभा की पहली बैठक ऐसी बैठक है जैसे बिना दुल्हन की कोई बारात हो, यानी कि यहां ना मुस्लिम लीग है ना देसी रियासत है, और ये कैसी पहली बैठक हो जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी इस मीटिंग को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए इस दिन इस संविधान सभा का पहला अध्यक्ष यानी टेम्पररी चेयरपर्सन, यानी हम इसे कहें टेम्पररी चेयरपर्सन, अस्थाई अध्यक्ष जो था, अस्थाई अध्यक्ष चुना किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका पहला। अब ये सबसे सीनियर नेता थे, बोला भाई पहले दिन की अध्यक्षता कौन करेंगे?
तो फ्रांस में एक सिस्टम होता है कि वहां पर असेंबली का चेयरपर्सन से बनाया जाता है जो सबसे सीनियर मेंबर होता है। तो फ्रांस से ये हमने प्रेरणा यानी ये आइडिया लिया कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे सीनियर मेंबर होगा उसे क्या बना लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर बना लीजिए। तो फर्स्ट डे का आपको पूरा डिटेल याद रखना है कि फर्स्ट डे क्या क्या इसमें कार्रवाइयां हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। और उसके बाद आगे आगे सेकंड बैठक, जो दूसरी बैठक हुई इसकी, वो दूसरी बैठक बुलाई गई ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। अब 11 दिसंबर 1946 को क्या क्या हुआ जरा बता देते हैं। 11 दिसंबर 1946 को क्या क्या हुआ। पहला काम यह हुआ कि परमानेंट चेयरपर्सन चुने गए, स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरपर्सन चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या चुने गए, परमानेंट चेयरपर्सन चुने गए। और एक वाइस चेयरपर्सन चुना गया एच.सी. मुखर्जी को। क्या चुना गया? वाइस चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। और मीटिंग का थर्ड मीटिंग भी 13 दिसंबर 1946 को, यानी फिर से 2 दिन बाद जब सम्मेलन हुई। और सारे दोनों सम्मेलन कहां हुए? दिल्ली में ही, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल असेंबली में ही दोनों सम्मेलन बुलाए गए। अच्छा, अब इसके बाद जब 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हो रही थी, तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 8 जो प्रोविजंस थे उनका एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और उसे ही हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। उसमें कितने प्रोविजन थे? 8, यानी 8 कानूनों का एक प्रोविजन रखा, दस्तावेज रखा, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। और जब प्रस्तावना को रखा, सब लोग ध्यान देखिए, प्रस्तावना को कब रखा जरा ध्यान दीजिएगा। थर्ड बैठक कब हुई? 13 दिसंबर को 1946 को तीसरी बैठक हुई, थर्ड समिट हुआ, यानी तीसरा बैठक हुआ। और उस दिन प्रस्तावना का प्रस्ताव, प्रियम्बल जिसे हम बोलते हैं, प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये सोच रही थी यार कि पहला प्रस्ताव है, प्रस्तावना प्रियम्बल का पहला प्रस्ताव है, जब सब लोग आ जाएंगे, सारे लोग बैठ जाएंगे तो तब इसे पास कर लेंगे। और पास करने का जो प्रोसेस रखा गया, डिफरेंट कानूनों को वो यूनानिमिटी रखा गया, आम सहमति। ऐसा नहीं था कि वोटिंग होना था हर चीज पर, ऐसा नहीं रखा गया। ये बोला गया भाई संविधान सभा में जितने भी लोग हैं सबकी क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए, तब जाकर कोई कानून क्या होगा? पास होगा। और कांग्रेस लगभग सबका इंतजार करते रही, और सबका इंतजार करते करते वो आए ही नहीं, इसलिए प्रस्तावना का प्रस्ताव पास करने में टाइम लग गया। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 यानी अगले महीने 1947 को पास कर लिया गया। यह पहला प्रस्ताव भी था जिसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा पास किया गया। अब यहां एक और पाकिस्तान की मांग अब जोरों से उठने लगी थी। और पाकिस्तान की मांग जब बहुत तेजी से उठने लगी थी, तो आप जानते हैं उसके बाद भारत में आया लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जब आया तो उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया। ये यहां पर बैठक रुक गई। हाँ, अब भारतीय स्वतंत्रता की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन फ्रीडम एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता जो एक्ट था, अधिनियम जो था 1947, इसे 4 जुलाई, ध्यान रखिएगा डेट, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया। और 18 जुलाई 1947 को इसे संसद ने क्या कर दिया? पास। और बोला अब भारत क्या हो सकता है? आजाद। लेकिन आजादी का डेट डिक्लेयर नहीं किया, और ये ब्रिटिश किंग ने लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर छोड़ दिया कि आप भारत की आजादी का डेट डिसाइड कर लीजिएगा। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जो डेट चुना वो था 14 अगस्त 1947 का डेट था पाक के लिए। और 15 अगस्त 1947 का डेट चुना गया इंडिया के लिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया के लिए यह डेट चुना गया। अब भारत आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। और उसके बाद क्या क्या इंपैक्ट पड़ा हमको ये देखना है। जरा पहला ध्यान दें। पहला, संविधान सभा पर इंडिया फ्रीडम एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा?
तो पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा संप्रभु हो गई, सॉवरेन हो गई। संप्रभु कहने का मतलब क्या हुआ, वही विधायिका, वही एग्जीक्यूटिव, वही सारा कुछ बन गया। अब संविधान सभा बनाने वाला भी काम वही उसी को दे दिया गया, यानी उसके पास एक तरह से कौन सी पावर दे दी गई, सारी पावर उसे दे दी गई। और अपने तरीके से संविधान का निर्माण, यानी अब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंग्लैंड के तरीके से नहीं, अब तो आजाद हो गए, इंग्लैंड छोड़ के चला गया है। तो पहला, संविधान सभा सोवरेन बन गई, सोवरेनिटी संप्रभु बन गई। दूसरा, अब संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण जो हो रहा था उसमें इंग्लैंड का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब संविधान सभा स्वतंत्र है, अपना संविधान कैसे किस प्रकार से बनाए, यह पहला चेंज था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर भारत के आजाद होने का। दूसरा इंपैक्ट अगर हम देखें, संविधान सभा विधायिका बन गई, यानी कि संविधान सभा क्या बन गई, लेजिस्लेटिव भी बन गई, विधायिका भी बन गई। विधायिका कहने का मतलब क्या था, संविधान सभा उस समय के लिए, यानी जब टेम्पररी टाइम पीरियड था वही वाला, जब संविधान बनी रहा था उस समय के लिए भी लेजिस्लेटिव बन गई, यानी न्यू कानून को, न्यू लॉ का फॉर्मेशन कर सकती थी, है ना। अगला जो आया, संविधान सभा के कार्य क्या क्या हो गए, संविधान सभा के दो कार्य हो गए, एक संविधान को बनाना और दूसरा लेजिस्लेटिव का काम, विधायिका का काम। अगर उस समय कोई पैसा चाहिए या कोई कानून बनाना है तो तुरंत कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ही वो पावर दे दिया गया, यानी वो पार्लियामेंट की तरह भी काम करने लगी और संविधान बनाने के रूप में भी काम करने लगी। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, जो संख्या थी उसमें क्या परिवर्तन आया। संख्या देखिए क्या परिवर्तन आया, जब पाकिस्तान, देखिए टोटल मेंबर कितने थे, 389। अब इसके दो पार्ट में बटेगा ना, एक पार्ट बचे जाएगा पाकिस्तान की तरफ और दूसरा रहेगा इंडिया। तो जो इंडिया में कितने मेंबर बचे, इतने 389 में से टोटल कितने मेंबर बचे, तो मेंबर जो टोटल बचे वो बचे 299 मेंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने मेंबर बचे, 299 मेंबर। इसमें से 229 मेंबर, सब लोग ध्यान दीजिए, इसमें से 229 मेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आए राज्यों से, ब्रिटिश प्रांतों से, और इसमें से 70 आए देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। और फिर इन लोगों ने मिलकर क्या बनाया, इन 299 लोगों ने मिलकर क्या बनाया, कानून बनाया। क्योंकि उसके बाद इनको कैसे भारतीय संघ में मिलाना है इन रजवाड़ों को, ये तो कौन जान गए थे, ये जान गए थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था ये जिम्मा कि इन 70 जो ये मेंबर हैं इनको कैसे मिलाया जाए। ठीक हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज बनाई गई, बहुत सारी कमिटीज भी बनाई गई। उन कमिटीज में बी आर अंबेडकर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थी, उनके बारे में भी जिक्र करना है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे या नहीं थे। तो सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखना है कि बी आर अंबेडकर कहां से आए, बंबई की पूना सीट से आए। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां से, बॉम्बे की पूना सीट से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। और उन्हें संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे। ड्राफ्ट सबसे मेन पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी कमिटीज थी, बी आर अंबेडकर का वहां क्या क्या रोल था, इसे हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में, जिसमें हम कमिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के काम और कमिटीज के एक अलग वीडियो बना रहे होंगे। तो आज हमने संविधान सभा पढ़ा, पूरा डिटेल में चर्चा किया कि भारत और आजाद होने के बाद भारत में कितनी सीटें बची, इसके बारे में भी हमने जिक्र किया, है ना। पूरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रेजेंट हुआ, कब रखा गया, और जब भारत आजाद हो गया तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी आई और उन्होंने उसे किस प्रकार से निभाया। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कितने दिन में उन्होंने संविधान बना के तैयार किया, कितना उस पर खर्चा आया, इस सब के लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे, कितनी उसमें कमिटीज थी। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक पूरा का पूरा वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही, लाइक और शेयर जरूर करिएगा भाई।